दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का कार्यक्रम दुनियादारी है। पड़ोसी पाकिस्तान में एक ब्लॉकबस्टर सियासी ड्रामा चल रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने एक वफादार को मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो जनाब सांसद नहीं थे। पद पर बने रहने के लिए जरूरी था कि एक तय समय सीमा के भीतर वो संसद के लिए चुन लिए जाएं। इमरान खान ने सोचा इसमें क्या मुश्किल है, उनको सेनेट यानी राज्यसभा के जरिए ले आऊंगा। लेकिन जो सोचा था वो हुआ नहीं। इमरान की अपनी पार्टी के लोगों ने उन्हें दगा दे दिया। बड़ी फजीहत हुई प्रधानमंत्री की। विपक्ष ने कहा तुम्हारे अपने मेंबर साथ नहीं तो किस बात के पीएम, पद छोड़ो, इस्तीफा दो। खिसियाए इमरान ने इम्तिहान देने का ऐलान किया। कहा अपनी ही सरकार के खिलाफ विश्वास मत का प्रस्ताव लाएंगे। ये प्रस्ताव पेश होना है 6 मार्च को। इसमें इमरान की सरकार रहेगी या जाएगी या विपक्ष फिर से इमरान को पटखनी देगा। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुरुआत एक पुरानी सरकार के जिक्र से करते हैं। बात 2008 से 2013 के दौर की है। तब पाकिस्तान में पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शासन था। बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पार्टी। इसमें प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी। जून 2012 में गिलानी की कुर्सी चली गई। इसकी वजह बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी। बेनजीर की हत्या के बाद वो ही पीपीपी की कमान संभाल रहे थे। जरदारी खुद राष्ट्रपति बने और अपने वफादार गिलानी को वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बनाया। जरदारी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। मिस्टर 10% का पुराना आरोप रिपीट हो रहा था। शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री को तलब किया और कहा कि जरदारी पर करप्शन के लिए जांच बैठाओ। लेकिन गिलानी अपने पॉलिटिकल आका के खिलाफ जांच के लिए राजी नहीं हुए। तब सुप्रीम कोर्ट बोला तुमने अदालत की अवहेलना की है, हम तुम्हें पीएम पद से डिसमिस करते हैं। और इस तरह जून 2012 में गिलानी के हाथ से कुर्सी चली गई। फिर उनकी जगह जरदारी के ही एक और वफादार रजा परवेज अशरफ नए प्रधानमंत्री बनाए गए। ये कहानी का पहला अंक था। अब आते हैं दूसरे अंक पर। पाकिस्तान में संसद के 2 हिस्से हैं, पहला ऊपरी सदन, दूसरा निचला सदन। बिल्कुल हमारी लोकसभा और राज्यसभा जैसी व्यवस्था। वहां लोकसभा कहलाती है नेशनल असेंबली और राज्यसभा को कहते हैं सेनेट। सेनेट में कुल मेंबर होते हैं 104। हर सदस्य के पास 6 बरस का कार्यकाल। लेकिन ये सभी 104 सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते। 52 मेंबर एक बार में इलेक्ट होते हैं और 3 साल बाद फिर बाकी 52 मेंबर को चुना जाता है। मतलब सेनेट में 104 की ये संख्या मेंटेन तो रहती है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आधा नया आधा पुराना। आधे सदस्य बिल्कुल नए, आधे 3 बरस पुराने। जो नए सदस्य आते हैं वो जब अपना आधा कार्यकाल पूरा करते हैं तब पुरानी लॉट के सेनेटर्स रिटायरमेंट पर पहुंचते हैं, यानी 3 साल का रोटेशन और वोटिंग। इसके पहले सेनेट के लिए वोटिंग हुई थी 2018 में, तो उन सदस्यों का कार्यकाल 2024 में पूरा होगा। 2018 के पहले 2015 में इलेक्शन हुए थे। उन 52 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है 11 मार्च 2021 को। इनकी खाली सीटों को भरने के लिए 3 मार्च 2021 को चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव 52 के लिए नहीं, सिर्फ 48 सीटों के लिए हुआ। 4 सीटों पे क्यों नहीं हुआ? ये 4 सीटें फाटा कोटे की थी। ये फाटा क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। 2018 में फाटा को खैबर पख्तूनवा प्रांत में मर्ज कर दिया गया था, इसलिए फाटा के कोटे वाली 4 सीटें कट गई। इसलिए 52 की जगह 48 पर चुनाव। अब इन 48 का भी डिवीजन देख लेते हैं। 12 सीटें खैबर पख्तूनवा के लिए, 12 बलूचिस्तान के लिए, 11 सीटें पंजाब और सिंध के लिए और बाकी 2 सीटें इस्लामाबाद के कोटे से। इसमें पंजाब वाली जो 11 सीटें थी उन पर वोटिंग नहीं होनी थी, निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए। यानी 48 में से 11 सीटें और घटा लीजिए, बची 37 और इनके लिए 3 मार्च को वोटिंग होनी थी।
ये वोटिंग कौन करता है? इसमें वोट करते हैं एमपीए और एमएनए। अब एमपीए क्या है? मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी प्रांतीय असेंबली के सदस्य, हमारे यहाँ के विधायक जी जैसे। और एमएनए मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि हमारे यहाँ के लोकसभा जैसे। तो विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ये मोटा माटी समझ लीजिए। 3 मार्च की सेनेट वोटिंग में सबसे हॉट सीट थी इस्लामाबाद की। इसके कोटे में 2 सीटें थी, एक जनरल एक रिजर्व्ड। इमरान खान को लगा कि संख्या बल के हिसाब से ये सुरक्षित सीट है, निकल जाएगी, और यही सोचकर इमरान ने इस सीट से कैंडिडेट उतारा डॉक्टर अब्दुल हाफिज शेख को। ये कौन है? पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना यानी कि वित्त मंत्री हैं। इमरान ने 10 दिसंबर 2020 को इन्हें वित्त मंत्री बनाया था। हाफिज इमरान के करीबी हैं, भरोसेमंद, टीम का हिस्सा, और उनका सरकार में होना इमरान के लिए सख्त जरूरी है। इसकी वजह, इस वक्त इमरान की सबसे बड़ी चिंता है इकॉनमी। पाकिस्तान विदेशी कर्ज से दबा है, और कितना कर्ज है? भारतीय रकम में बात करें तो करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए, पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 45%। इस बदहाली से निकलने के लिए इमरान को बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है, और इसी जरूरत में फिट होते हैं अब्दुल हाफिज। हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है, 38 साल का अनुभव है। इसलिए 2019 में इमरान ने पहले उन्हें अपना वित्तीय सलाहकार बनाया और फिर वित्त मंत्री बना दिया। लेकिन एक कैच था जिसका शुरुआत में जिक्र किया। हाफिज चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, सांसद नहीं थे। उन्हें संविधान की एक शर्त पूरी करनी थी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कि नियुक्ति के 6 महीने के भीतर वो संसद के लिए चुन लिए जाएं। उनकी नियुक्ति हुई थी 10 दिसंबर 2020 को। इस हिसाब से 6 महीने की मियाद 10 जून 2021 को पूरी होती, और उसके पहले ही आ गए ये सेनेट के चुनाव। इमरान को लगा मुश्किल नहीं होगी, इस्लामाबाद सीट से हाफिज को उतारेंगे और वो जीत जाएंगे। पर यहाँ पे खेल फंस गया, क्योंकि हाफिज के मुकाबले सीट से खड़े हो गए पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, वही गिलानी जिनकी सरकार का हमने जिक्र किया था। और आपको पता है कि गिलानी के उस कार्यकाल में उनके वित्त मंत्री कौन थे? यही अब्दुल हाफिज, जो अब इमरान के वित्त मंत्री हैं। तो गिलानी केवल पीपीपी के कैंडिडेट बनकर नहीं उतरे, उन्हें खड़ा किया था पीडीएम ने। ये पीडीएम क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये पाकिस्तान के विपक्षी दलों का एक विशाल कोलिजन है, गठबंधन है। इसका गठबंधन बना था सितंबर 2020 में। इसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े विपक्षी दल हैं। मेन स्ट्रीम की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बेनजीर भुट्टो की पीपीपी और नवाज शरीफ फैमिली की पीएमएलएन, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों इसका हिस्सा हैं। पीडीएम का सबसे बड़ा एजेंडा इमरान को सत्ता से हटाना। और ऐसा नहीं कि पीडीएम की अदावत केवल इमरान से है। पीडीएम का असली टारगेट है इमरान को सत्ता में लाने वाली और बचाए रखने वाली पाकिस्तान की आर्मी। यानी गिलानी के पास सिर्फ पीपीपी नहीं, पूरे पीडीएम का सपोर्ट था। वो मजबूत स्थिति में थे। इमरान कसमसाए उन्होंने गिलानी का नॉमिनेशन खारिज करवाने की कोशिश की। इल्जाम लगाया कि उन्होंने नामांकन पत्र में जानकारियां छिपाई। 2012 का अदालत की अवमानना का दोषी बताया गया। इसका जिक्र नॉमिनेशन पेपर में नहीं था। चुनाव आयोग में इमरान ने याचिका की कि नॉमिनेशन कैंसिल करो, पर वहां अपील सुनी नहीं गई प्रधानमंत्री की। उन्हें अपनी पार्टी में सेंधमारी का भी डर था। लग रहा था कि कहीं उनके ही सदस्य क्रॉस वोटिंग न कर दें, और इसकी डर की वजह सेनेट में सीक्रेट वोटिंग होती है। पता नहीं कौन किसको वोट डाल रहा है, और इसीलिए खरीद फरोख्त भी खूब होती है। इमरान बोले चुनाव आयोग इस इलेक्शन में ओपन वोटिंग रखे, कौन किसको वोट डाल रहा है पता चले। कमीशन ने कहा उसका काम है संविधान के हिसाब से वोटिंग करवाना, और कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 सीक्रेट वोटिंग का प्रावधान करता है, और आयोग इसी को मानेगा। अगर इमरान चाहते हैं ये बदले तो संविधान का संशोधन करें। इमरान ने संशोधन की कोशिश की, लेकिन इसके लिए विपक्षी पार्टियों की रजामंदी चाहिए थी। उन्होंने वीटो कर दिया, कहा कि हमें तो सीक्रेट बैलेट ही चाहिए। फिर इमरान सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, वहां भी राहत नहीं मिली। तो इमरान कभी चुनाव आयोग पर खींचते, कभी विपक्ष को कोसते, और इन सब के बीच आ गया वोटिंग का दिन। कुछ ही घंटे बचे थे, पर ड्रामा अभी और रोचक होना था। हुआ यह कि वोटिंग से कुछ ही वक्त पहले एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो था गिलानी के बेटे अली हैदर का। वीडियो में वो इमरान की पार्टी के कुछ सांसदों को एक फॉर्मूला समझा रहे थे। कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करना तो तुम्हारा वोट बर्बाद हो जाएगा, चुनाव आयोग तुम्हारे वोट को अमान्य मान लेगा। इमरान की पार्टी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया और कहा ये धूर्तता है, गिलानी को डिस्क्वालीफाई करो। इसके जवाब में अली हैदर और विपक्षी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वीडियो है भी सही, और हम पैसे नहीं खिला रहे थे, बस बता रहे थे कि वोट कैसे कैसे बर्बाद कर सकते हैं। खुद को जिताने की कोशिश लोकतांत्रिक है, कुछ भी गलत नहीं। फिर विपक्ष ने इमरान को ताना भी दिया कि हम पर मत भड़किए, अपने सांसदों का ख्याल करिए। इसी सब तनातनी के बीच 3 मार्च को वोटिंग हुई।
जिन 37 सीटों के लिए वोटिंग हुई उसमें से इमरान की पीटीआई के पास आई 13 सीटें। पंजाब में जिन 11 सीटों पर निर्विवाद फैसला हुआ था उनमें से 5 पीटीआई के पास थीं, यानी 48 सीटों में उसको सबसे ज़्यादा 18 सीटें मिली। इसके अलावा गठबंधन में इमरान के साथी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 6 सीटें मिली। पूरे सेनेट की स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा 25 सीटें हैं पीटीआई के पास। 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है बिलावल भुट्टो की पीपीपी। नवाज की पीएमएल-एन के पास हैं 18 सीटें। इमरान के पार्टनर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 13 और 23 सीटें अन्य के पास। ये नतीजा सुनकर आपको लगेगा कि इमरान फायदे में रहे, बेशक रहे, लेकिन वो जीत कर भी हार गए और उन्हें हराया इस्लामाबाद जनरल वाली सीट ने। यहाँ इमरान के कैंडिडेट हाफिज को मिले 164 वोट और उनके प्रतिद्वंदी पूर्व प्रधानमंत्री और पीपीपी नेता गिलानी को मिले 164 के मुकाबले 169 वोट, यानी हाफिज और इमरान ये मुकाबला हार गए। आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन ऐलान के पहले ही नतीजा सामने आ गया। और इस हार की वजह क्या रही? विपक्ष की सेंधमारी के चलते विपक्ष ने अपनी एका कायम रखी और पीटीआई में सेंध लगाई। ठीक 2018 के सेनेट इलेक्शन की तरह तब भी विपक्ष ने पीटीआई के 20 सदस्यों को तोड़ लिया था। इस बार भी इमरान उसी गेम का शिकार हुए। अपने वित्त मंत्री को सांसदी नहीं दिला पाए। अब उन्हें हाफिज को वित्त मंत्री के पद से हटाना होगा। संभावना है इमरान एक बार फिर हाफिज को अपना वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर लें। जो भी करें, किरकिरी तगड़ी हुई है। वैसे उन्होंने एक काम किया है, करें का तो भविष्य में है। 4 मार्च की शाम को तकरीबन 7 बजे की बात है। इमरान खान टीवी पर आए सीधे जनता से बात करने के लिए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए खूब दुखड़ा रोया। कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी जमहूरियत है जहां पग पग पर धांधलियां होती हैं और तभी हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल है। इमरान बोले कि सेनेट में सौदेबाजी होती है, पैसा देकर वोट खरीदे जाते हैं। मैं ये बेईमानी खत्म करना चाहता हूं, पर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। इस्लामाबाद सीट का जिक्र करते हुए इमरान बोले कि विपक्ष ने सीट के लिए बहुत ड्रामा किया। गिलानी ने पैसे बांटे, लोगों का ज़मीर खरीदा। पता है, हमारी कुछ महिला सांसदों को वोट के बदले करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। हमारी पार्टी को तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की। इमरान ने आगे कहा, हाफिज के चुनाव हारने का क्या मतलब है? इसके बहाने विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि संसद में इमरान खान का बहुमत खत्म हो गया। विपक्ष का अगला कदम होगा मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, यानी वो मेरे सर पर बहुमत साबित करने की तलवार लटकाना चाहते हैं, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ताकि मैं उनके आगे झुक जाऊं। क्या जनता इस डकैती को स्वीकार करेगी? क्या इस लूट और बेईमानी को रोकना अकेले मेरी जिम्मेदारी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ समझौता कर लूं? अब जो होगा वो आपके माथे है। आप इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? यानी भाषण में नाटक नौटंकी खूब थी। फिर इमरान ने एक बड़ा ऐलान भी किया कि इससे पहले कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मैं खुद अपना बहुमत साबित करूंगा और ये होगा 6 मार्च 2021 को। इस रोज इमरान खुद अपना इम्तिहान देंगे नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा है कि मेरे सांसद चाहें तो पक्ष में वोट दें, विपक्ष में वोट करना चाहें तो भी करें, लेकिन खुलेआम करें, डंके की चोट पर कि उन्हें इमरान योग्य नहीं लगते, इसलिए विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। इस ऐलान में एक पेज है। संविधान के मुताबिक सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देना राष्ट्रपति का काम है। इस प्रावधान का जिक्र पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 क्लॉज 7 में है। इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है तो प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकता है। पर यहां तो प्रधानमंत्री खुद ही टीवी पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाने का ऐलान कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन्हें खुद से ये करने का अधिकार नहीं है, ये असंवैधानिक है। तो एक तरफ वैध और अवैध की बहस चल रही है, दूसरी तरफ 6 मार्च को नेशनल असेंबली में इमरान अपना लिटमस टेस्ट देने को तैयार बैठे हैं। आयोग कह रहा है जो करना है करो, हम पर कीचड़ ना उछालो। 6 मार्च के फ्लोर टेस्ट का क्या हासिल रहा, ये अपडेट भी आप तक पहुंचेगा। नतीजा चाहे जो हो, एक बात पक्की है, इमरान पाकिस्तान के लोकतंत्र पर जो धांधली के आरोप लगा रहे हैं वो सही है और इस सही होने की मिसाल खुद इमरान है। 2018 में सेना ने जिस फील्डिंग से इमरान को जितवाया वो 100% धांधली थी। इमरान का जीतना पहले से तय था। विपक्षियों को टारगेट किया गया, बूथ लुटवाए गए, आतंक और डर का माहौल बनाकर इमरान की जीत सुनिश्चित की गई। ठीक उसी तरह जैसे कभी सेना ने नवाज शरीफ को जितवाया था। वहां का लोकतंत्र हमेशा से ही सेना तंत्र रहा है। जब सेना सीधे सत्ता में नहीं होती तब वफादार प्यादों को आगे बिठाकर पीछे से सरकार चलाती है। वैसे एक और दिलचस्प चीज है जो आपको जाननी चाहिए। लोकतंत्र में नेताओं के भीतर एक विशेष गुण होता है। फायदा हो तो कहो डेमोक्रेसी बढ़िया है, चुनाव व्यवस्था निष्पक्ष है, नुकसान में रहो तो चिल्लाओ कि हाय हाय। यही फितरत इमरान की भी है। हालिया घटना से समझिए। 19 फरवरी 2021 की बात है। इस रोज पाकिस्तान की डस्का सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। नेशनल असेंबली की सीट है।
और कैसा रहा चुनाव? इतना बढ़िया कि चुनाव करवाने गए 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग के दौरान 7 घंटे पूरे गायब रहे। कहां लापता हुए किसी को नहीं पता। बाद में खबर आई कि किडनैप कर लिए गए थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लापता थे। पोलिंग बूथ पर जमकर बोगस वोटिंग हो रही थी। प्रशासन और पुलिस देख रहा था। गोली पिस्तौल वाले भी देख रहे थे और बीच बीच में फायर ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसलिए टक टक करके चला भी रहे थे। इसमें 2-3 लोग मर गए। वोटिंग खत्म हुई तो बंधक अफसर रिहा कर दिए गए। और गैस करिए इसके पीछे किसका हाथ था? हिंट ये है कि ये चुनाव इमरान की पार्टी ने जीता। इतनी माशाअल्लाह जीत थी कि चुनाव आयोग को भी कहना पड़ा कि भैया यहाँ धांधली आंख के सामने हुई है, बचाव की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने, हम ये रिजल्ट खारिज करते हैं। तो 18 मार्च को यहाँ दोबारा चुनाव होगा। 4 मार्च की शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान लोकतंत्र और ईमानदारी का रोना रो रहे थे और 5 मार्च की सुबह उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कि चुनाव आयोग से कहो उस सीट पर जहां हम कट्टा बंदूक चलाकर जीते हैं दोबारा पोलिंग न करवाएं। हम जीते थे, हमें विजेता मान लिया जाए। ये हाल है पाकिस्तान का, जिसको जहां मौका मिलता है हाथ साफ कर लेता है। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी चीन से है। यहाँ नेशनल पीपल्स कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा है। ये चीन की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है। इस सम्मेलन में हांगकांग से जुड़े नए चुनावी कानून पेश किए गए। अब केवल 100% देशभक्ति हांगकांग में चुनाव लड़ सकेंगे और देशभक्त माने चीन के वफादार। चीन ने कहा कि हांगकांग के पुराने चुनावी नियमों में त्रुटियां थी, इसके चलते अराजकता थी। अब लूप होल्स को भर दिया गया है। कहे का अनुवाद ये कि हांगकांग में पहले स्वस्थ लोकतंत्र था, चीन को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां तानाशाही का मुकम्मल इंतजाम कर दिया। दूसरी सुर्खी इटली से। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कोरोना वैक्सीन की एक खेप रुकवा दी। वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की थी। कंपनी ईयू के ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही, लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राहकों को सप्लाई भेज रही है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन नाराज है। इटली ईयू का मेंबर है, वहां एस्ट्राजेनेका का प्लांट है। इसी प्लांट में बनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट ब्लॉक किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ब्लॉक पर पुनर्विचार की अपील की। आशंका है कि बेल्जियम और जर्मनी वाले एस्ट्राजेनेका प्लांट से भी एक्सपोर्ट रोका जा सकता है। ऐसा हुआ तो ईयू और बाकी देशों में तनाव बढ़ेगा। आप इंडिया से संपर्क कर सकते हो, हम भिजवा देंगे। तीसरी सुर्खी इराक से है। पोप फ्रांसिस दौरे पर हैं। पोप बनने के बाद इराक का पहला दौरा। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के 10,000 लोगों को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। इस यात्रा से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता कोरोना। पोप खुद तो वैक्सीन लगवा कर आए हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में जो भारी भीड़ जुटेगी वो वैक्सीनेटेड नहीं होगी। आशंका है कि कहीं ये प्रोग्राम कोरोना का सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। पोप से यात्रा रोकने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा इराक दशकों से शहीद हो रहा है, वो स्थानीय ईसाइयों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहे हैं, यात्रा नहीं टाल सकते। हमारे यहाँ से सीखिए, चुनाव में बम्पर भीड़ आती है, रैली होती है, कहीं कोई कोरोना नहीं होता, सब एकदम फिट फाट। चलते हैं दुनियादारी में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपसे मंगलवार को दोबारा मुलाकात होगी। आपने सही सुना, सोमवार को अपने राम छुट्टी पर हैं, एक अच्छी निजी वजह से। तो मंगलवार को मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दुनियादारी आपके सामने प्रस्तुत होगा सोमवार को भी। हम फिर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।